नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लीज पोस्ट इंडिया में। मैं हूं अमित बिष्ट। आज हमारे साथ हैं देवप्रयाग से निर्वाचित विधायक विनोद कंडारी जी। कंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्लीज बहुत पोस्ट बहुत इंडिया। धन्यवाद जी। कंडारी जी, इस बार के जो सारे मिथक है सर्वे थे वो सारे फेल कर दिया आपने। देखिए, ये तो जो सर्वे फेल किए हैं वो जनता ने किए हैं और जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता ने, देवप्रयाग की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए उस पर निश्चित तौर पर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। और ये निश्चित तौर पर जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार उत्तराखंड में सभा की सरकार रिपीट हुई है, तो इसका लाभ निश्चित तौर से उत्तराखंड को मिलेगा। दो पूर्व मंत्री और आप सिटिंग एमएलए होने के नाते तो चुनौतियां कैसी रही विधानसभा चुनाव में? कहीं जगह काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुए कि आपका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी आप संघर्ष जो आपका था क्षेत्र में वो लगातार बरकरार रहा और आप आखिर में आप जीत के आ गए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि विनोद कंडारी देवप्रयाग की जनता के बीच में जितनी बार जाएगा वो बेटा बनकर जाएगा और देवप्रयाग की जनता ने नेता को नहीं, बेटा को आशीर्वाद दिया है। और निश्चित तौर पर जो काम मेरे द्वारा किया गया, जहाँ तक आपने प्रतिपक्ष मित्रों की बात की, दोनों के दोनों मेरे अभिभावक हैं, बहुत बुजुर्ग हैं दोनों को दोनों, और उन दोनों को मैं अपना अभिभावक समझता हूँ। जो देवप्रयाग के जो विकास कार्य हैं जो अधूरे हैं वो किस तरीके से अब जो पूरे होने हैं, आपको कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आपको पूरे करने हैं अभी? देखिए, जैसे भगवान पंपी जो ना फेज़ 2 है मेरा, बहुत बड़ा। एक तो फर्स्ट फेज़ मैंने उसका कंप्लीट कर दिया है। सेकंड फेज़ के लिए मैंने 45 करोड़ रुपए जारी करा दिया उसका। जैसे देवप्रयाग का टोनेश्वर का पुल है, अपने किलकेश्वर का मंदिर का सौंदर्यीकरण, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो मुझे आगे बढ़ानी है और उसमें मैंने काम कर भी चुका हूँ। जो कई जगह माइंड ड्राइव है, बहुत सारा। सबसे बड़ी बात है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत दर्शन कार्यक्रम, जो मैं अपनी सैलरी से करता हूँ, जो सरकार द्वारा मुझे जो सरकार से मुझे पैसा प्राप्त होता है सैलरी के रूप में, उस सैलरी से मैं अपनी देवप्रयाग विधानसभा के जो हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे होते हैं, टॉपर्स बच्चे होते हैं, उनको मैं भारत दर्शन का कार्यक्रम के लिए आता हूँ। उनको मैं पूरे देश में 5-7 दिन का भ्रमण कराना चाहता हूँ। IIT में ले जाना हो गया, IIM हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं विभिन्न संस्थानों में ले जाने का मैं काम करता हूँ कि जिससे बच्चे इंस्पायर हो सकें, जिससे अपने भविष्य की नींव को मजबूत कर सकें। और इसके लिए मैंने सुबह इसका प्लान मैंने तैयार कर दिया। मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश कर दिए हैं कि जो अभी ये हाई स्कूल इंटर बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, अब जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में अपने स्कूल को टॉप करेंगे उन बच्चों को भारत दर्शन कार्यक्रम में ले जाऊँगा। और मेरा निश्चित तौर पर ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसको करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के जो गाँव का जो नौनियाल भाई बहन मेरे बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं उनको हम दुनिया दिखाने का काम करें। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आप किसी बच्चे का दृष्टिकोण अगर चेंज नहीं करोगे, जब तक उसको एक विजन आप प्रदान नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि हमको गांव में जो हमारे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं उनको हमको भारत दर्शन का पीछे मेरा एक सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया दिखाना, दुनिया में चल क्या रहा है। और मेरा है कि मैं विद्यालय शिक्षा में मेरा बड़ा जोर रहता है। पिछले कार्यकाल में देखा होगा कि मैंने बहुत सारे स्कूल में जो है स्मार्ट क्लासें शुरू की हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें तैयार की हैं। और आज भी मेरा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं छात्र राजनीति से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करके आया हूँ। और जो शिक्षा में मैंने जो राजनीति की है, आज वहाँ के उस समय मेरे समय के जो मेरे मित्र मंडली है, जो छात्र संघ में जो मेरे साथ मेरे लोग रहे होंगे, जो विश्वविद्यालय पढ़े, उनके वोट की बदौलत ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो जैसे मैंने देवप्रयाग डिग्री कॉलेज को साइंस देने का काम किया। मेरा प्राथमिकता है कि किस तरीके से मैं नेगरी डिग्री कॉलेज को मैं कैंपस सीरियस होने कैंपस बनाऊँ। उसमें मेरी प्रोसेस पर अंतिम चरण में फाइल पहुँच चुकी है। अभी देखता हूँ सभी कहाँ तक वो फाइल पे पहुँचे। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मगर मेरा जो भारत दर्शन जो कार्यक्रम बच्चों का है वो मेरे जीवन का बहुत ऐतिहासिक कार्य है। उस कार्य को मैं जब तक मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तब तक इस काम को मैं कराता रहूँगा। आपने शिक्षा की बात की, लेकिन होता असल में ये है, पहाड़ों में शिक्षा 12वीं तक मिल जाती है बच्चे को। जब उसके आगे की शिक्षा होती है वो उसे पलायन करना मजबूर हो जाता है। पलायन करने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्थाएं नहीं है। तो आपने कहा कि विश्वविद्यालयों को मैं उच्चीकरण कराऊंगा, ये काफ़ी आपने अभी योजनाएं रखी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ये हालात हैं कि एक गरीब का बच्चा वो उच्च शिक्षा नहीं कर पाता है। तो उसको लेकर आपके क्या जो आगे की रणनीति हो? देखिए बीजी, देवप्रयाग डिग्री कॉलेज को खुले मुझे लगा 32-33 साल हो चुके हैं। उसमें केवल आर्ट साइड थी। जब मैं विधायक बना मैंने संकल्प लिया मैं यहाँ साइंस शुरू करूँ। आज आप देख लीजिए देवप्रयाग डिग्री कॉलेज में साइंस दे दी है, वहाँ पर हमने लैब का भी दिया है। अब नेकरी डिग्री कॉलेज जो खुले 22 साल हो गए थे, वहाँ पर केवल आर्ट चलती थी। आज हमने वहाँ पर साइंस शुरू करा दी है। और मेरी बहुत सारा मैंने आपका कहा कि कैंपस बनेगा तो निश्चित और लाभ मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बहुत महत्वपूर्ण, आपने देखो मैंने अपनी विधानसभा बहुत सारे स्टेडियम बनाए, 4 स्टेडियम बनाने का मैंने काम किया। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से दुनिया चल रही है
तो उस तरीके से हम नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आए देवप्रयाग के लिए और करेंगे। जैसे आपने देखा होगा देवप्रयाग में एक टोनेश्वर का पुल बन रहा है, अभी मैंने आचार संहिता से पहले उसका काम शुरू कराया था। तो वो विचार मेरे मन में कैसा आया, जब मैं पिछली बार विधायक बना तो मैं देवप्रयाग से निकल रहा था, तो देवप्रयाग से आगे जाके लोग गंगा का संगम जो सड़क से दिखता है, तो एक अम्मा थी, वो 10 रुपये का सिक्का जी। तो वो ऊपर से नदी में फेंक रही थी। तो मैंने कहा अम्मा ये आप क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे सिक्का डाला? क्या गंगा मैया के हमने दर्शन, मैंने ऊपर से दर्शन किया। मम्मा आप संगम में चले आते? क्या बेटा पैर में दिक्कत है? तो उस दिन मैंने संकल्प लिया था मैं टोनेश्वर पुल को बना के छोड़ूंगा। जी। मुझसे पहले बहुत जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने खाली लॉलीपॉप लोगों को देने का काम किया, और आप देख लीजिए आज उस पुल का 20% काम 25% काम शुरू हो गया। मुझे लग रहा है कि इन 2 सालों में उस पुल को मैं तैयार करूँ, उससे क्या देवप्रयाग की आर्थिकी बदलेगी। लोग संगम में जाएंगे, लोग वहाँ भी कोई गंगा जली खरीदेगा, कोई पूजा पाठ कराएगा। और अभी तक लोग इसलिए जा पाते थे, पैर में दूंगा दिक्कत, नीचे नहीं जा पाते। अब आप चाहेंगे तो पौड़ी पुल से जाएंगे तो आप वहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे नदी किनारे, और वहीं से आप पैदल पैदल जाओ टोनेश्वर पुल के आप संगम तक पहुँच जाओगे। तो ये एक प्रयास मैंने किया है, और मैंने आपसे कहा कि आज आवश्यकता है कि ग्रामों की आर्थिक स्थिति किस तरीके से मजबूत की जाए, समूह को किस तरीके से मजबूत किया जाए, सोलर जो योजनाएं प्लान योजना को किस तरीके से हम आगे ला सकते हैं। तो ये बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, इनको किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो मेरा दृष्टिकोण है, मैंने आपसे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उत्तराखंड में एक नशा बड़ा प्रचलित चल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको लेकर आपके जो एक रणनीति है वो किस तरीके से मैंने नशा आपसे को कहा रोकने के लिए? ये बड़ा एक चिंता का विषय भी है। इसमें हम सबको ध्यान देना होगा, हमको भी, अभिभावकों को भी, क्योंकि नशा ये जो आपने कहा दूसरे तरीके का जो नशा सामने आ जा रहा है, तो इसके लिए हम सबको सजग रहना पड़ेगा। हम सबको जानकारियाँ भी देनी पड़ेंगी पुलिस को कि भाई इस प्रकार के व्यक्ति इस तरीके, देखिए मैंने आपसे कहा हम भी जनप्रतिनिधि, हम भी भगवान नहीं है, हम भी इंसान हैं। हम के हमारे सामने क्या बातें लोग लेकर आते हैं। देखो समाज को सुधारने की जिम्मेदारी सबकी है, वो चाहे आस पड़ोस का लोग हो, चाहे जनप्रति कोई हो। जहाँ से आपने कहा कि आज जिस तरीके से बच्चे जिस तरह से सामने जो आ रही है, तो इसके लिए हम सबको एक मुहिम के सबको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए सबकी आवश्यकता है, जो समाज में जो कुरीतियों को किस तरीके से हम समाप्त किया जाए। इसमें जब तक समाज की प्रतिभागिता नहीं होगी तब तक हम इसको समाप्त नहीं कर सकते। क्या इस बार विनोद कंडारी 2 बार से विधायक चुनकर आए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? युवा चेहरा है, कहा जा रहा है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा इस कैबिनेट में, तो विनोद कंडारी इस बार मंत्रिमंडल में होंगे? विनोद कंडारी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के अंदर हमेशा जोश होना चाहिए, और कार्यकर्ता से एक ललक होनी चाहिए कि पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, अपने प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया सके। मैं केवल कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता ही एक बहुत ऊर्जा होती है, और कार्यकर्ता एक बहुत प्रबल संभावनाएं होती हैं। और आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कार्यकर्ता की ताकत से ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मुख्यमंत्री का अभी तक चयन नहीं हुआ, सरकार को चुने काफ़ी समय हो गया पर अभी तक चयन नहीं हो गया। कहाँ कमियां रह रही है, या नेतृत्व चुनने में बड़ी दिक्कतें हो रही है आपके नेतृत्व को, या कोई चेहरा ऐसा नहीं लग रहा है, धामी जी दोबारा होंगे या कोई और होंगे, तो आप किसे देखना चाहेंगे जो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर सकें? कमी तो कहीं नहीं है, कमी होती तो सरकार थोड़ी बनती हमारी। अच्छाई थी, ये विकास था। और जहाँ तक आपने कहा ये तो नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, उसमें ना मैं कह सकता हूँ ना आप कुछ कह सकते हैं, और जो भी बनेगा वो कार्यकर्ताओं में से बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।